कोल इंडिया को झारखंड में अनूप जी ही मॉनिटर करते हैं। देखिए, मैं झारखंड में नहीं, मैं तो खुलेआम से बोलता हूँ, मैं पूरे देश में मॉनिटर करता हूँ। ग्रेट। तो राजनैतिक सुपारी लिया था या कोल माइंस वगैरह बिजनेस को लेकर के? विरोधियों को चाल चलना होता है तो वो चाल चलते हैं। आप बताइए, एक पहाड़ है, उस पहाड़ में माइनिंग हो रही है, माइनिंग बेंच वाइज होती है, तो 2 महीना कोयला G5 निकल गया और 3 महीना कोयला G10 निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये इससे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ होगा जो इनके समय में हुआ। कोल इंडिया पे आपने बात कही, कोल इंडिया का हब झारखंड को माना जाता है, तो यहाँ पर जो कोल इंडिया की रॉयल्टी है, चाहे चीज़ें हैं, उसको अनूप सिंह कैसे देखते हैं? अनूप सिंह कहा जाता है कि अनूप सिंह हैंडल करते हैं ज़्यादातर। देखिए, हैंडल करने का बात नहीं है। कोल इंडिया में मेरे परिवार का योगदान बहुत है। हाँ। मेरे पिता ने कोल इंडिया के नियमों को बनाने के लिए अपने गुरु पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी और अपने साथी लोग के साथ, चाहे वो BMS के हों, ईटेक के हों, C2 के हों, HMS के हों, उनके साथ भी काम किया। उसके बाद मैं अपने पिता के रहते हुए यूनियन की राजनीति में आ गया था। लोगों ने मुझे चुना। बहुत सीनियर लीडर्स थे हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी। OP लाला जी जीवित थे उस समय, AK झा जी हैं, जामा साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, आपको सौभाग्य प्रधान जी हैं, OP मालविया जी हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे को उन्होंने जिम्मेवारी दी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष की। ये बस झारखंड की बात नहीं है, ये बात हिंदुस्तान की है। नहीं, आपका हस्तक्षेप जो हो रहा है, आपका नाम, आपका लोग कहते हैं कि कोल इंडिया को झारखंड में अनूप जी ही मॉनिटर करते हैं। देखिए, मैं झारखंड में नहीं, मैं तो खुलेआम से बोलता हूँ, मैं पूरे देश में मॉनिटर करता हूँ। ग्रेट। मैं झारखंडी में नहीं, मैं पूरे, क्योंकि आप जब कोल इंडिया का निर्माण हुआ था तो 7.5 लाख एम्प्लॉय थे। आज 1,65,000 1,75,000 के करीब एम्प्लॉय बचे। और इसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी कार्यकाल के बाद कोई कोल इंडिया में वैकेंसी नहीं आई। ये सब प्राइवेटाइजेशन पर, MDO मोड पर जा रहा है। पहले कैप्टिव मोड पर आया, अब MDO मोड पर जा रहा है। अब तो रॉयल्टी भी बोल रहे हैं प्राइवेट कंपनी तय करेगी, कोल इंडिया नहीं तय करेगा। कि आपको माइन 27 साल के लिए दे दिया गया कोल इंडिया का, आप कोल बेचिए, क्या रेट पर बेच रहे हैं, उसका रॉयल्टी 2% 3% हमें आपका जो तय होगा वो दे दीजिएगा। तो मैं तो इसलिए तो स्टेट गवर्नमेंट को तो कोई फायदा नहीं होगा उसमें। स्टेट गवर्नमेंट को जो उसका रॉयल्टी है, जो उसका परसेंटेज है, तो वो तय करेगा ना। स्टेट गवर्नमेंट का है और आपको 1.5% के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो हम लोग DMFT में उसको लेते हैं। लेकिन बात वहाँ पे नहीं है। आपने मेरे से जो सवाल पूछा कि आप मॉनिटर करते हैं, मैं मॉनिटर क्यों करता हूँ, वो बताने वाली बात है कि 45,000 ऑफिशियल मेंबरशिप पूरे कोल इंडिया में हिंदुस्तान में मेरी है। मैं सिंगल लार्जेस्ट यूनियन, सबसे बड़ा यूनियन मेरा। यूनियन एक अलग चीज़ हो गया, सेंट्रल बॉडी यूनियंस एक अलग हो गया। सेंट्रल बॉडी में इंटेक, BMS, HMS, C2 और बता दिया, ये आते हैं, 5 यूनियन आते हैं। तो उनको एफिलिएशन मिलता है नीचे वाले यूनियन के लिए। जैसे यहाँ पे कोलोरी खान मजदूर यूनियन है, जनता मजदूर संघ है, उसी तरह मेरा भी है, राष्ट्रीय कोलोरी मजदूर संघ पहले हुआ करता था, अब राष्ट्रीय कोलोरी मजदूर यूनियन हो गया। तो सबसे ज़्यादा अगर एफिलिएशन किसी का है तो इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन का है। फेडरेशन का अध्यक्ष भी मैं हूँ, जिसको इंटेक से मान्यता मिली है, और मेरे 48,000 मेंबरशिप है ऑन रिकॉर्ड, जो कोल इंडिया बताती है। तो सिंगल लार्जेस्ट फेडरेशन यूनियन मेरा। बाद बाकी HMS में बहुत पार्टियों का मिला जोड़ है, BJP वाले भी हैं, माले वाले भी हैं, आपको राजद वाले भी हैं, जो लोकल हैं वो अपना सब इन्वॉल्व हैं उसमें। सब BMS बस BJP वाले हैं, उसी तरह ईटेक और C2 में माले वाले हैं। हम लोग इंटेक में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोल इंडिया में कुछ गलत हो रहा है, आप सोच लीजिए 94 ये मेडिकल जो हमारा मेडिकल अनफिट का मामला था, आज 7.5 साल से ऊपर हो गया। मेडिकल अनफिट में एक भी बहाली नहीं हुई है और करीबन 1.5 लाख मजदूर मर गए इस आस में कि मेडिकल अनफिट होगा तो हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, जो नियम था। तो आप जब फेडरेशन में भी देखते हैं, इतने सारे सिस्टम को देखते हैं, तो आप क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? फिर नहीं, हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारे को BMS ने साजिश के तहत बैठना बंद करा दिया है BJP ने। हम कोल इंडिया के बॉडी में नहीं बैठ रहे। तो आप सिस्टम के आधार से नहीं, अनूप जी, आप नेता, आप सड़क पे उतरिए मजदूरों को लेके। उसके लिए आप किसी जनहित के मुद्दा में हो, जिस तेवर के लिए आपको जाना जाता है। बता रहा हूँ, देखिए, हम लोग सड़क पर भी उतरे हैं,
और मैं ही नहीं, राजेंद्र बाबू भी उतरे, हाँ, उनको तो जानता था। और उसके बाद मैं ये लड़ाई को जीता, मैं ये केस को जीता, और मैंने JBCCI में 11वें वेतन समझौता में मैंने प्रतिनिधित्व किया इंटक का, हम जीते, फेडरेशन मेरी जीती, 7.5 साल की लड़ाई को हम लोग ने जीता। लेकिन JBCCI टॉप बॉडी में बैठने के बाद भी नीचे वाले बॉडीज में हम लोग को बैठने नहीं दिया जा रहा कि भैया अभी नीचे वाले बॉडी का वर्डिक्ट नहीं आया। अरे हम कोल इंडिया के सबसे टॉप बॉडी में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और नीचे वाली में जगह नहीं, नीचे वाले में आप बोल रहे हैं कि उसका वर्डिक्ट नहीं आया, उसमें आप लिखवा के लाइए कि JBCCI के सहित अन्य बॉडी में बैठने के लिए आप बॉडी, अब वर्डिक्ट आया था JBCCI में इंटक का बैठने का अधिकार होता है फेडरेशन का। अब क्या बोल सकते हैं, जब देखिए जब विरोधियों को चाल चलना होता है तो वो चाल चलते हैं। और जो आपने ये बात पूछा कि आप मॉनिटर करते हैं, तो मैं मॉनिटर क्यों कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ आपको। 93% आज भी हिंदुस्तान में हम थर्मल बेस्ड पावर जनरेशन पे डिपेंडेंट हैं। 93% जिस हिसाब से कोयले का खनन हो रहा है और जिस हिसाब से कोयला प्राइवेट कंपनीज निकाल रही, आने वाले टाइम में पहले आपको तो ये इंश्योर करना चाहिए था कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट हो जाए, सोलर पे हो जाए, विंड पर हो जाए, लेकिन आपने वो इंश्योर नहीं किया। जो कोयला को हम 50 साल चला सकते थे, जो कोयला को हम 70 साल चला सकते थे, आपने उसको 2030 तक, 2032, 2035, 2000, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है 2037 तक हिंदुस्तान में कोयला खाली रह जाएगा। लेकिन और, अभी भी तो कोयला, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी बात आप लोग पता करिए कि कोल इंडिया के जो सब्सिडरीज हैं MCL, CCL, BCCL, WCL, ECL, सिंगरेनी, MCL, मार्ग्रेटा, CCL, जितने भी सब्सिडरीज हैं, CMPDI, आप पता कर लीजिए जितना इनका प्रोडक्शन नहीं होगा ना, कोल इंडिया कोयला इंपोर्ट कर रहा है। पिछले साल 2.5 मिलियन टन कोल इंडिया ने कोयला इंपोर्ट किया है। 4-5 सब्सिडरी को प्रोडक्शन मिला दीजिएगा तो उतना नहीं होगा। और कोयला सप्लाई किसने किया आपको मालूम? अदानी और मोहित मिल्लन। अदानी और मोहित मिल्लन। ये तो दुर्भाग्य है कि हमारे पास रिजर्व रहते हुए भी हम बाहर का कोयला ला रहे हैं। नहीं, ये बाहर से कोयला लाने वाली बात तो मुझे मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से भी कोयला मंगाया जाता है। रहते हुए भी हम बाहर से कोयला ला रहे हैं। और इसको सबको सब्सिडाइज चैनल्स के तहत ऐसा किया गया है कि जितनी भी कोल इंडिया में सब्सिडरीज हैं जिसका MOU कोल इंडिया से हुआ है कि भैया कोयला हमें चाहिए, तो इन चीज़ों को आप पब्लिक फोरम पर रखते हैं? मैंने रखा है, बहुत बार रखा है। आई हैव रिटन अ लेटर ऑल्सो। मैंने कोल इंडिया चेयरमैन को भी लिखा है, मैंने CVO विजिलेंस टीम को भी लिखा है, बट कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी आपके बहुत तभी होगा जब हमारी सरकार केंद्र में आएगी और हम उसका पर्दाफाश करेंगे। इससे बड़ा घोटाला था, तत्कालीन CMD हुआ करते थे एक, लेकिन जो आगे जाके चेयरमैन बने, गोपाल सिंह। उन्होंने, अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, क्यों? तो नाम लेने में दिक्कत क्या है अनुज जी को? मान लीजिए भाई, हाँ, गोपाल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, उन्होंने तो ग्रेडिंग सिस्टम में ऐसा घोटाला किया सिम्फर के साथ मिलकर। देखिए कोल इंडिया में कोल माइंस जब डेवलप होती है ना तो हजारों साल लग जाता है उसका बेंच बनने में सिम्फर। और मतलब 1000, 1500, 2000 साल लग जाता है कोयला का उत्पादन। ये तो आज नहीं कि आज बन जाएगा। उनके समय में ऐसा हुआ कि जब सरकारी कोयला की कंपनी आई, बात समझ, जैसे सरकारी कंपनी को कोयला देना है, जैसे DVC या NTPC, ठीक है, हाँ। तो उनके समय ऐसा हुआ कि वो कोयला का ग्रेड जो कोयला वॉशरी 4 में था, प्राइवेट कंपनी का अलॉटमेंट होता कि प्राइवेट कंपनी को वहाँ से कोयला मिलेगा। वो शिफ्ट होते रहता है, 4 महीना पे शिफ्ट हो गया, इस माइंस उस माइंस। उस समय क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी को अलॉटमेंट आया तो वॉशरी 4 का कोयला, मेरे अपने विधानसभा में मैंने देखा है, जो खास महल अमलो जो जीवन भर वॉशरी 4, वॉशरी 3, वॉशरी 2 से नीचे गया ही नहीं, मतलब ये ग्रेडिंग जितना ऊपर वाला नंबर का उतना महंगा कोयला होता है। जैसे ही ये CMD बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, जैसी प्राइवेट कंपनी आती है, प्राइवेट कंपनी है, चाहे GVK हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे L&T हो, चाहे पंजाब पावर हो, चाहे बंगाल पावर हो, ये कोयला क्या होता है, G3 से G10 बन जाता है, G11 बन जाता है, 4 महीना चलता है। और जैसी उस कंपनी का उस कोयले से नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है, जैसी सरकारी कंपनी आती है तो वो कोयला वापस G10 से G4, G3 बन जाता है। तो आप बताइए, एक पहाड़ है, उस पहाड़ में माइनिंग हो रही है, माइनिंग बेंच वाइज होती है,
माइनिंग बेंच वाइज होती है, तो 2 महीना कोयला G5 निकल गया, 3 महीना कोयला G10 निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये इससे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ होगा जो इनके समय में हुआ है। लेकिन कोल इंडिया में कोयला घोटाला एक हुआ था, कोल घोटाला, वो तो कांग्रेस के उससे समय में हुआ था। वो कोलगेट से बड़ा घोटाला इनके रीजन में हुआ। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, इनके कार्यकाल का जांच जरूर होगा।